आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु। परमाणु क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो परमाणु की परिभाषा है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाते हैं। अर्थात जो किसी तत्व का जो सूक्ष्मतम मतलब छोटा से छोटा जो कण होता है जिनसे क्या बनता है, अणु बनता है और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है, वह क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु के 3 मौलिक कण क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। मतलब परमाणु के जो 3 मौलिक कण कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा क्या है, न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको अच्छे से परिभाषा याद हो जाएगा। तो परमाणु के बारे में समझ लिए होंगे कि परमाणु क्या होता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण है जिससे अणु बनता है और रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अब यहाँ विशेष याद रखेंगे जो कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो विशेष है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह अस्थायी कण होते हैं। याद रखिएगा अस्थायी कण कौन कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वह अस्थायी कण होते हैं। दूसरा जो है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसन यह अस्थायी कण होते हैं। तो अस्थायी और अस्थायी जानकारी रख लीजिए, कौन अस्थायी होता है और कौन अस्थायी कण होते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी ये विशेष को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और यह जो विशेष है यह कंपटीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि अस्थायी कण है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो अस्थायी कण कौन कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण होते हैं और अस्थायी कण कौन कौन होते हैं, तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसन जो होते हैं अस्थायी कण होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन का खोज। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, तो आप सभी विद्यार्थी अब चित्र के बारे में समझेंगे। तो यह जो चित्र बना हुआ है यह विसर्जन नली है और इस विसर्जन नली में यहाँ से जो देख रहे हैं उच्च वोल्टेज लगा हुआ है और उन उच्च वोल्टेज द्वारा इसमें जो है धारा प्रवाहित किया गया है। ये निर्वात पंप लगा हुआ है। तो जब इसमें उच्च वोल्टेज जब इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड और एनोड के बीच में एक जो है क्या है, किरण गुजरता है जो कैथोड से एनोड की ओर ये चलता है। तो इसका खोज सबसे पहले किसने किए थे, तो सबसे पहले जो है कैथोड किरणें के बारे में अध्ययन किए थे सर विलियम क्रूक्स ने। सबसे पहले 1879 ईस्वी में इन्होंने प्रयोग किए थे और प्रयोग करने के बाद से दूसरे वैज्ञानिक आए जे थॉमसन और जे थॉमसन के द्वारा जो है इस सिद्धांत का जो है नियम का प्रयोग किए, जिससे आज जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किनको माना जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज इस समय जो है जे थॉमसन को माना जाता है। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक जो आए थे इनका क्या नाम था, तो 1879 ईस्वी में सर विलियम क्रूक्स ने कम दाब पर विसर्जन नली में भरी गैस में कैथोड और एनोड के बीच उच्च वोल्टेज उत्पन्न करके कैथोड किरण का खोज किया। तो ध्यान दीजिए कैथोड किरण का खोज करने वाले सबसे पहले कौन थे, तो सर विलियम क्रूक्स थे। सर विलियम क्रूक्स ने क्या किए थे, कैथोड और एनोड के बीच में उच्च वोल्टेज उत्पन्न करके कैथोड किरण का खोज किए थे। यह किरण क्या होता है, रेड प्लेट से धन प्लेट की ओर जाता है। यह किरण जो है रेड प्लेट से धन प्लेट की ओर जाता है। ध्यान दीजिएगा यह किरण को कहाँ से, कैथोड से और एनोड की ओर यह किरण जो है जाता है। और इसकी जो विशेषता है जानकारी रखेंगे कि यह कैथोड से जो इसकी विशेषताएं जो हैं
क्रमशः आपको नोट करना है और आपको एक एक विशेषता को ध्यान से सुनेंगे तो आपको विशेषता क्या होगा, याद हो जाएगा। पहला विशेषता अगर ध्यान देंगे तो यह सीधी रेखा में चलता है। दूसरा विशेषता आप बता सकते हैं कि यह कैथोड से एनोड की ओर चलता है। अगर इसके बीच में एक हल्का सा पहिया रख दिया जाए, कागज़ का पहिया अगर रख दिया जाए तो पहिया को क्या करता है, घुमाने लगता है। अगर इसके अंदर कोई ठोस वस्तु रख दिया जाए तो ठोस वस्तु का उसमें छाया उत्पन्न करता है। या गैसों को क्या करता है, आयनित करता है। जो गैस होते हैं उसको क्या कर लेता है, आयनित कर लेता है। फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यह सब इसकी विशेषता है। आप सभी विद्यार्थी इस विशेषता को क्रमशः अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा, बताया जाएगा। तो अब इसकी आगे क्या लिखेंगे, अब हम लोग समझेंगे। यह ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। मतलब जो यह किरण है वो किससे मिलकर बनी होती हैं, तो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। स्टोनी नाम के जो वैज्ञानिक थे उसका नाम क्या दिए थे, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और 1897 ईस्वी में जे टॉमसन ने सार्वत्रिक नियतांक E/m का मान ज्ञात किया। जब E/m का मान जब ज्ञात हो गया तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या माना जाता है, तो जे टॉमसन माना जाता है। तो सार्वत्रिक नियतांक E/m का मान कितना होता है अभी आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिएगा, उसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको मान भी क्या होगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कैथोड किरणें की विशेषताएं क्या है। तो कैथोड किरणें की विशेषताएं जो है क्रमशः आप सभी विद्यार्थी नोट करते चलिए। पहला जो है कैथोड किरणें की विशेषताएं में नोट करेंगे कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। जो कैथोड किरणें आपको बताए हैं, जो रेखा जो है किस रेखा में चलती है, तो सीधी रेखा में चलती है। दूसरा जो है ऋण किरणें के मार्ग में रखा जो है हल्का पहिया को क्या करता है, घुमाने लगता है। जो ऋण किरणों के जो मार्ग था, रास्ता था, उसमें अगर हल्का सा पहिया रख दिया जाए तो क्या होगा, पहिया को घुमाने लगता है। तीसरा जो है यह किरण कैथोड से एनोड की ओर चलती है। मतलब जो यह कैथोड किरणें हैं वह कहाँ किधर से चलती है, तो कैथोड से एनोड की ओर चलती है। यह किरण ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह किरण किससे बनी होती हैं, तो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पांचवा जो इसकी विशेषता है, यह गैसों को क्या करती हैं, आयनित करती हैं। छठवां जो विशेषता है, कैथोड किरणें के बीच में ठोस वस्तु रख देने पर उस वस्तु का छाया उत्पन्न करती हैं। अगर कैथोड किरण के बीच में अगर कोई ठोस वस्तु को रख देते हैं तो वस्तु का क्या उत्पन्न होता है, छाया उत्पन्न हो जाता है। सातवां जो है यह फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं। जो फोटोग्राफी प्लेट होता है उसको क्या कर देती हैं, प्रभावित करती हैं। आठवां जो है कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को बेधकर मतलब छेद कर आर पार निकल जाती हैं। जो कैथोड किरण होते हैं धातु के एक पतली पन्नी को क्या करती हैं, बेध कर आर पार निकल जाती हैं। कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। कैथोड जो किरणें होते हैं वो एक्स रे किरण जो होते हैं उत्पन्न करती हैं। यह ताप दीप्ति उत्पन्न होती हैं। मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको ये 10 विशेषता। तो यह 10 विशेषता को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से क्या हो जाएगा, यह विशेषता आपको याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है। E/m का मान जो है जे टॉमसन ने जो ज्ञात किए थे उसका मान कितना होता है, तो अब इसके बारे में समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक E होता है, या इसको लिख सकते हैं -1 e⁻0 या E के ऊपर माइनस होता है। यह 3 ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का ये प्रतीक है। यह E या -1 e⁻ आपका क्या है 0 है, या e⁻- होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक आप इसे नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1093 गुणे 10 की पावर -31 किग्रा होता है। यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कंपटीशन में यह जो नोट किया जाएगा तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये आगे चल के जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो इसमें से जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब E/m का मान जो है जे थॉम्सन ने जो ज्ञात किए थे तो मान कितना निकला था, तो E/m का मान जो निकला था 1.7588 गुणे 10 के पावर 11 कूलाम प्रति किग्रा होता है। तो यह E/m का मान आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यह जो मान जो है आगे चल के कंपटीशन में बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आज का जो पढ़ाई हुआ, परमाणु हुआ और कैथोड किरणें का खोज कैसे हुआ और कैथोड किरणें की विशेषता क्या थी, आज की वीडियो में बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए। कल हमने किरणें तथा प्रोटॉन का खोज, कैनाल किरणें को एनोड किरणें भी कहा जाता है और धन किरणें भी कहा जाता है। तो कैसे खोज हुआ, किस वैज्ञानिक ने खोज किए, इसके बारे में आज बताया जाएगा और चित्र के बारे में भी बताया जाएगा, जिसके माध्यम से कैनाल किरणें का खोज हुआ था। तो सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन, ध्यान दीजिएगा, कैनाल किरणें के सबसे पहले अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो गोल्डस्टीन थे। तो सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने छिद्रयुक्त विसर्जन नली में, छिद्रयुक्त विसर्जन नली का मतलब यह हो गया कि यह जो बना हुआ है विसर्जन नली वह छिद्रयुक्त विसर्जन नली है। तो छिद्रयुक्त विसर्जन नली में कम दाब पर गैस भर करके उच्च वोल्टेज वाली वैद्युत प्रवाहित किया। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है गैस भर करके और उच्च वोल्टेज वाली वैद्युत धारा को क्या किया गया, प्रभावित किया गया। मतलब इसके अंदर धारा प्रवाहित हुआ तो एनोड से कैथोड की ओर एक प्रकार के किरणें निकलती हैं, एनोड से कैथोड की ओर एक प्रकार की किरणें निकलती हैं। इस किरणें को क्या कहते हैं, इस किरणें को कैनाल या धन किरणें कहते हैं। तो कैनाल या धन किरणें आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये कैनाल किरणें कहाँ पे है और कैसे खोज हुआ। तो सबसे पहले गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने छिद्रयुक्त विसर्जन नली लिए थे और उसमें कम दाब पर गैस भर करके उच्च वोल्टेज में प्रवाहित धारा किए थे और एनोड और कैथोड के बीच में एक प्रकार के किरणें निकलती हैं जिन्हें कैनाल किरणें या धन किरणें कहते हैं। इनका नाम धन किरणें थॉम्सन ने दिया। अब ध्यान दीजिए, थॉम्सन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इनका धन किरणें का नाम दिए थे। जिन धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, इनका नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने 1919 में दिया। अब ध्यान दीजिए, सबका अलग अलग नाम जो है वैज्ञानिक ने अलग अलग नाम दिए थे। जैसे थॉम्सन ने क्या नाम दिए थे, धन किरणें दिए थे। रदरफोर्ड ने क्या नाम दिए थे, तो प्रोटॉन नाम दिए थे। तो जो किरण जो निकला था उसी किरण को नाम क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया और प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने 1919 में नाम दिए। तो अब चित्र के बारे में समझेंगे कि यह जो चित्र बना हुआ है यह छिद्रयुक्त विसर्जन नली है। इसमें जो क्या हुआ है कि उच्च वोल्टेज जो है धारा प्रवाहित किया गया है। तो यहाँ एनोड से कैथोड की ओर जो है एक प्रकार की किरण निकलती हैं जिसे क्या कहते हैं, कैनाल किरणें कहते हैं, धन किरणें कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता जो है ध्यान से समझेंगे तो आपको विशेषता भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। यह किरणें जो हैं सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें किस रेखा में चलती हैं, तो सीधी रेखा में चलती हैं। इसके अंदर अगर हल्का सा पहिया रख दिया जाए तो पहिया को क्या करती हैं, घुमाने लगती हैं। यदि इसके अंदर कोई ठोस वस्तु रख दिया जाए तो वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं, गैसों को आयनित करती हैं, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती हैं, एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। सब इसका क्या है, विशेषताएं हैं। तो एक एक विशेषताएं आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट करते चलिए। अब यहाँ अपने कॉपी में नोट कर लीजिए धन किरणें की विशेषताएं। धन किरणें की विशेषताएं निम्न हैं।
पहला जो है क्या है, एनोड किरणें किस रेखा में चलती हैं, तो सीधी रेखा में चलती हैं। एनोड जो किरणें हैं आप चित्र में देखे हैं वह किस रेखा में चल रही थी, तो सीधी रेखा में चल रही थी। धन किरणें के मार्ग में रखा पहिया को क्या करती हैं, घुमाने लगती है। अगर उसके अंदर हल्का सा कागज का पहिया रख दिया जाए तो पहिया को क्या करने लगती हैं, घुमाने लगती हैं। तीसरा जो है, यह किरणें एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं। मतलब यह किरणें जो है प्लस से लेकर के किधर जाएगी, माइनस की तरफ जाएगी। यह किरणें धन आवेशित किरणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। मतलब यह जो किरण होता है वह धन आवेशित किरण से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन का नाम किसने दिए थे सबसे पहले, तो रदरफोर्ड ने किस सन में दिए थे, 1919 में दिए थे। तो अब आगे पढ़ेंगे, यह गैसों को आयनित करती है। गैसों को आयनित मतलब गैस के अंदर जो है करंट आ जाता है, मतलब वैद्युत धारा आ जाता है, तो यह गैसों को आयनित करती है। और छठवां जो है, एनोड किरणों के बीच में कोई ठोस वस्तु रख दिया जाता है तो उस वस्तु का क्या उत्पन्न होता है, छाया उत्पन्न करती है। अगर उसके अंदर जो है, अभी चित्र में जो बताया गया है, जैसे आप चित्र एक बार और देख सकते हैं, अगर इसके अंदर जो है कोई ठोस वस्तु का कोई वस्तु रख दिया जाए तो उस वस्तु की क्या होता है, छाया उत्पन्न होता है। अगला जो है, यह फोटोग्राफी प्लेट को क्या करती है, प्रभावित करती है। मतलब फोटोग्राफी जो प्लेट रहता है उसको काला कर देती है, मतलब उसको प्रभावित कर देती है। तो 7 नंबर का विशेषता आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब 8वां जो विशेषता क्या है, एनोड किरणें धातु के पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती हैं। तो एनोड किरणें जो होते हैं, धातु के जो पतली पन्नी होता है उसे भेद कर क्या होती हैं, आर पार निकल जाती हैं। भेद कर मतलब छेद कर जो है आर पार बाहर निकल जाती हैं। अगला जो है, कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती है। मतलब एक कैथोड किरणें जो होते हैं एक्सरे जो होते हैं उसमें उत्पन्न करती हैं। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को यह विशेषता। 10वां ये विशेषता है कि यह ताप दीप्ति उत्पन्न होती हैं। तो टोटल 10 विशेषता आपको बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी यह 10 जो विशेषता बताया गया इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए, विशेषता आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विशेष। मतलब विशेष जो है यह कंपटीशन के लिए बहुत ही आईएमपी माना जाता है। जैसे आप लोग पॉलिटेक्निक का परीक्षा दीजिए तो आगे चल के आपका एसएससी का परीक्षा देते हैं तो इसमें से छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो है आईएमपी हो जाता है। तो जैसे प्रोटॉन का प्रतीक क्या होता है, तो प्रोटॉन का प्रतीक P होता है या 1p1 होता है। याद रखिएगा, P भी लिख सकते हैं या 1p1 होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 × 10 के पावर -27 kg होता है। याद रखिएगा 1.6726 × 10 के पावर क्या होता है, -27 kg होता है। तीसरा जो है, प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होता है। तो यहाँ जो है प्लस होता है, अगर प्लस लिखना चाहे तो प्लस लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो -1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम होता है। और प्रोटॉन का जो आवेश होता है यह पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। तो प्रोटॉन का जो है विशेष आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 2 बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे, तो याद रखिए सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने बरेलियम तत्व पर अल्फा कण का बमबारी करके न्यूट्रॉन का खोज किए थे। तो न्यूट्रॉन का खोज कैसे हुआ, तो बरेलियम तत्व पर किसका बमबारी करके, अल्फा कण का बमबारी करके न्यूट्रॉन की खोज किए थे। तो अब यहाँ इस नोट कर लेंगे। न्यूट्रॉन का खोज सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम तत्व पर अल्फा कण की बमबारी करके न्यूट्रॉन का खोज किया। तो याद रखिएगा,
जेम्स चैडविक जो थे यह बेरिलियम तत्व लिए और बेरिलियम तत्व पे अल्फा कण मतलब हीलियम का बमबारी करके न्यूट्रॉन का खोज किए थे। और ये न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत उदासीन कण होता है, मतलब इसके अंदर जो है ना प्लस होता है चार्ज ना माइनस चार्ज होता है, मतलब यह आवेशित नहीं होता है, उदासीन होता है। इसके अंदर जो है करेंट नहीं होता है, उदासीन कण होता है। तो यहाँ लिख लेंगे यह विद्युत उदासीन कण होता है। इसका द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसका जो द्रव्यमान मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग में क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ जो है बेरिलियम, ध्यान दीजिएगा ये बेरिलियम तत्व है और इस पे अल्फा कण का बमबारी किया गया। तो बेरिलियम का प्रतीक क्या होता है, तो Be होता है, उसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और परमाणु भार क्या होता है, 9 होता है। और हीलियम का 2He4 होता है। जब इसके ऊपर बमबारी किया जाता है तो कार्बन बनता है और कार्बन बनने के साथ क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। अब दोनों पक्ष देखेंगे क्या बराबर है, तो 4 2 मिलकर के क्या हुआ, 6 हुआ। 6 में जब 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ क्या है 9 4 13 हुआ, 12 और 1 क्या हो गया, 13 हो गया। मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो यहाँ दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। 0n1 क्या है, 0n1 जो है न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन समझ में आ गया होगा जब बेरिलियम तत्व पे अल्फा कण का बमबारी करके न्यूट्रॉन का खोज हुआ। अब विशेष याद करेंगे। तो न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का प्रतीक जो होता है 0n1 होता है, या इसे n भी लिख सकते हैं। तो न्यूट्रॉन का प्रतीक 0n1 होता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.674 × 10⁻⁻27 क्या होता है, kg होता है। तो यह किसके द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो यह प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग में क्या है, बराबर होता है। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश नहीं होता है, क्योंकि यह विद्युत उदासीन कण है, इसलिए आवेश क्या होता है, शून्य होता है। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, ये तीनों नाम ध्यान से देख लीजिए। परमाणु क्रमांक कहिए या परमाणु संख्या कहिए या प्रोटॉनों की संख्या, ये तीनों का परिभाषा सेम है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते भी चलिए। तो इसका आंसर है किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल धनावेश की संख्या को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। कितना आसान है, किसी तत्व के जो नाभिक होते हैं, नाभिक में उपस्थित जो है कुल धनावेश की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है, या उसे परमाणु संख्या भी कह सकते हैं या प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तीनों मान आपस में बराबर होते हैं। परमाणु क्रमांक की जितना संख्या होता है उतना ही संख्या किसका, प्रोटॉन की संख्या का होता है, और उतना ही संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। यह तीनों मान जो हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में अगर लिया जाए तो जैसे यहाँ हीलियम है और इसका जो 2He4 लिखा गया, तो ये 2 क्या है और 4 क्या है, तो 2 को याद रखिएगा, 2 जो है परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक इसमें कितना है, 2 है। प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितना है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 2 है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या है, 2 है। और ये 4 क्या है, तो यह परमाणु भार कहते हैं या इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो ऊपर जो लिखा गया इसका नाम द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहा जाता है, और नीचे ये जो लिखा गया 2, तो यह जो है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है। तो ये तीनों मान जो हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर
होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक की क्या विशेषता है। तो अब ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, परमाणु क्रमांक का महत्व या विशेषता, मतलब इसका क्या महत्व है या इसकी क्या विशेषता है। तो यहाँ नोट कर लीजिए, परमाणु क्रमांक का महत्व जो है निम्न है। तो पहला जो महत्व क्या है, परमाणु क्रमांक के सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है। मतलब परमाणु क्रमांक का जो सहायता से किसका ज्ञात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, आगे चल के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाएगा, सिखाया जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है, आगे चल के इसी भाग में हम लोग पढ़ेंगे। तो परमाणु क्रमांक के सहायता से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है, पहला विशेषता हो गया। दूसरा जो है, परमाणु क्रमांक की सहायता से प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात किया जाता है। मतलब परमाणु क्रमांक की सहायता से जो प्रोटॉन की संख्या होता है और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसे ज्ञात किया जाता है। तो दो जो है महत्व आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो महत्व क्या है, तो तत्वों के गुणधर्म परमाणु क्रमांक की सहायता से ज्ञात किया जाता है। जो तत्व के गुणधर्म होते हैं वह किसके सहायता से ज्ञात करते हैं, तो परमाणु क्रमांक के सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो यह तीन जो महत्व आपको बताया गया, यह तीन महत्व को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से यह महत्व याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होता है। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या परमाणु भार का जो है, आप सभी विद्यार्थी पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए। बहुत आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वीडियो पर, आपको यह परिभाषा अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार किसे कहते हैं, तो किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कहते हैं। मतलब यह हुआ कि जो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं या परमाणु भार कहते हैं। तो यहाँ योग का मतलब जोड़ होता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस, मतलब इसको योग या जोड़ इसको कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगा, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है, बस ये परिभाषा इसी में छिपा हुआ है सूत्र में, आप सूत्र याद रख लीजिए, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ए से प्रदर्शित करते हैं। अब द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। और यहाँ द्रव्यमान संख्या किसे प्रदर्शित करेंगे, तो ए से, और प्रोटॉन की संख्या को जेड से और न्यूट्रॉन की संख्या को एन से प्रदर्शित किया जाता है। तो ए बराबर हो गया जेड प्लस एन हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पर जो 7 है, एन है, 14 है, इसका मतलब 7 क्या है और 14 क्या है, तो 7 जो है परमाणु क्रमांक कहते हैं या प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, और ये 14 जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं या परमाणु भार भी कहा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या इसमें कितना है, तो 14 है। तो समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान संख्या क्या है, तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसे आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान परिभाषा आपको बताया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध है।
अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या में संबंध। यह जो संबंध बहुत ही आईएमपी है। तो अब यहाँ पे जो है परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या है, तो पहले परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ परमाणु क्रमांक जो है बराबर कितना का है, तो द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या के क्या है, अंतर के बराबर है। तो यही जो अंतर के जो बराबर है यही क्या है, इसका संबंध है। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे अपने कॉपी में कि द्रव्यमान संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के अंतर कितने के बराबर होगा, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। तो संबंध क्या है कि द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों का संख्या का जो अंतर कितने के बराबर हो गया, परमाणु क्रमांक के बराबर हो गया। यही जो संबंध क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध कहलाएगा। तो इस सूत्र को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इस सूत्र की सहायता से न्यूमेरिकल बताया जाएगा, जिससे आपको आसान न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब अगला जो संबंध है, न्यूट्रॉन की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध है। अभी हम लोग ऊपर क्या पढ़े हैं, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में संबंध। अब क्या संबंध है, न्यूट्रॉनों की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका जो सूत्र है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। ये माइनस का मतलब अंतर कहा जाता है। तो जैसे ऊपर हम लोग परिभाषा लिखे हैं, इसी प्रकार यहाँ भी परिभाषा को लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के अंतर न्यूट्रॉनों की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। यही जो संबंध क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या तथा द्रव्यमान संख्या में संबंध कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा कि यह संबंध का मतलब यह होता है, सूत्र इन दोनों लोगों के बीच में क्या सूत्र है, न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या के बीच में जो सूत्र है यही इसका संबंध कहलाएगा। तो सूत्र को पहले आप सभी विद्यार्थी याद रख लीजिए कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, कि द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या। तो अब यह जो सूत्र के माध्यम से यह परिभाषा को आप लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के अंतर न्यूट्रॉन की संख्या के क्या है, बराबर होता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट। समस्थानिक, समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है, समन्यूट्रॉनिक क्या है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो समस्थानिक क्या है, बहुत ही आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आप लोग को उत्तर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक या आइसोटोपस कहते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक समान होगा और द्रव्यमान संख्या जो है समान नहीं होगा, भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें जो है जो तत्व होगा वह एक ही प्रकार के तत्व होगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यह जो है एक ही प्रकार के इसमें तत्व होते हैं। इसमें जो परमाणु क्रमांक देखेंगे, नीचे वाला जो है ना, इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यहाँ परमाणु क्रमांक तीनों में क्या है, समान है। और ऊपर जो लिखा गया 1 2 3 जो लिखा गया उसका नाम है द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। अब यहाँ द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और परमाणु क्रमांक जो है समान हो, उसे क्या कहते हैं, तो समस्थानिक कहा जाता है। तो समस्थानिक का अर्थ समझ में आ गया होगा कि जिसमें परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या जो है समान नहीं होता है, वह भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो यहाँ जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक आप सभी विद्यार्थी से नोट कर लीजिए, 1H1 1H2 1H3। 1H1 को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 को ट्राइट्रियम कहते हैं। तो यह जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। कैसे पता चला कि यह समस्थानिक है, तो यहाँ परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए।
तो क्लोरीन का समस्थानिक, क्लोरीन की समस्थानिक क्या है, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक यहाँ 17 है और यहाँ पर भी क्या है 17 है। Cl जो है 35 है, Cl क्या 37 है। यहाँ जो है द्रव्यमान संख्या समान नहीं है परंतु परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। तो क्लोरीन का समस्थानिक भी आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक की विशेषताएं क्या है। तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन अब आ गया, समस्थानिक की विशेषताएं क्या है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ लिखेंगे समस्थानिक की विशेषताएं जो है निम्न है। अब इसमें जो निम्न है तो क्रमशः 1 2 3 4 करके है, तो आप सभी विद्यार्थी से नोट करते भी चलिएगा। तो पहला क्या है, तो इसमें एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, मतलब समस्थानिक में जो होते हैं वह एक ही तत्व के परमाणु होंगे। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन रहेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहेगा। इसमें एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, मतलब इसमें अलग अलग तत्व के परमाणु नहीं होंगे। अब दूसरा जो होगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब जो प्रोटॉन की संख्या इसमें होगा और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है समान होता है। जैसे यहाँ 17 जो देख रहे हैं, 17 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 है और इसे प्रोटॉन की भी संख्या कहते हैं और परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। इसका 3 नाम है। तो यहाँ जो है तीनों मान जो है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। तो अब अगला जो है तीसरा है, इसमें द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती हैं। इसमें द्रव्यमान जो संख्या होता है, जैसे यहाँ क्लोरीन को देखेंगे तो यहाँ 35 है और ये 37 है, तो ये द्रव्यमान संख्या समान नहीं है। समान नहीं मतलब ये बराबर नहीं है, 35 है और ये 37 है, तो यहाँ लिख लेंगे इसमें द्रव्यमान संख्या समान नहीं होती हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या जो होता है कैसे निकलता है, तो यह 35 में से जब 17 घटाएंगे और यहाँ 37 में से जब 17 घटाएंगे तो दोनों का मान अलग अलग आ जाएगा। तो अलग अलग आएगा तो न्यूट्रॉन उसको कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें समान नहीं होती हैं। पांचवा जो है, इसमें रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण समान नहीं होते, मतलब इसका जो रासायनिक गुण होता है वह समान होता है लेकिन भौतिक जो गुण होता है वह समान नहीं होता है। छठवां जो है, इनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है, मतलब इनका जो आवर्त सारणी में जो इनका स्थान होता है वह क्या होता है, समान होता है। तो यह 6 विशेषता समस्थानिक का बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये समस्थानिक का विशेषता अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यह उपयोग के बारे में भी अब समझ लिया जाए। तो यहाँ लिखेंगे समस्थानिक का मुख्य उपयोग निम्न है, मतलब समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, अब इसके बारे में समझना है। तो अब पहला जो उपयोग है, परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर होता है, परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम के एक समस्थानिक, यूरेनियम के एक समस्थानिक, यूरेनियम का प्रतीक क्या होता है, यू होता है। उसका परमाणु भार कितना होता है, तो 235 होता है। तो यूरेनियम 235 का उपयोग ईंधन के रूप में होता है, मतलब परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अब दूसरा जो है, जीवाश्म की आयु सीमा ज्ञात करने के लिए कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग करते हैं, मतलब जो जीवाश्म होता है उसका आयु का जो सीमा निर्धारित करते हैं, मतलब इसकी आयु कितनी वर्ष पुरानी है, इसका जो है ज्ञात करने के लिए किसका समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, तो कार्बन समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अब तीसरा जो है, आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग घेघा रोग के उपचार में होता है। घेघा रोग जो होता है ना, मनुष्य के अंदर, स्त्रियों के अंदर जो घेघा रोग हो जाता है तो उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेघा रोग में उपचार में होता है। और चौथा जो इसका उपयोग है, तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर का अगर उपचार होता है तो कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 विशेषताएं जो है समस्थानिक का बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये 4 विशेषता अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे समभारिक क्या होता है। तो अभी तो हम लोग पढ़े हैं समस्थानिक, अब पढ़ेंगे समभारिक।
तो समभारिक, नाम से ही पता चला, सम माने बराबर, भारिक मतलब परमाणु भार। इसमें परमाणु भार समान होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगा, परंतु परमाणु क्रमांक समान नहीं होगा। नाम से ही परिभाषा आप बना सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु क्रमांक असमान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। कितना आसान है। वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या का दूसरा नाम होता है परमाणु भार। याद रखिएगा, परमाणु भार। तो परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक असमान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 18 है या 19 है और यह 20 है। ये नीचे का जो मान देख रहे हैं इसका नाम परमाणु क्रमांक है, यह समान नहीं है मतलब बराबर नहीं है। और यहाँ देखेंगे 40 है, 40 है, 40 है, मतलब ऊपर का मान जो इसमें क्या है, बराबर है। मतलब इसमें परमाणु भार जो है बराबर है, एकदम समान है। इसे को क्या कहेंगे, समभारिक कहा जाएगा कि समस्थानिक कहा जाएगा। तो परिभाषा को अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप पकड़ लेंगे कि यह समस्थानिक है कि समभारिक है। तो यह जो है क्या है, तो समभारिक है। क्या, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें भार जो है क्या है, समान है। तो भार जब समान हो, अब परमाणु क्रमांक समान न हो, समभारिक कहलाता है। इसमें जो तत्व हैं अलग अलग परमाणु के तत्व हैं। यहाँ जैसे यहाँ पर आर्गन है या पोटेशियम है या क्या है, कैल्शियम है। तो यहाँ जो तत्व हैं अलग अलग हैं। और समस्थानिक में क्या था, हाइड्रोजन के समस्थानिक हो, का क्लोरीन का समस्थानिक हो, एकदम सेम होना चाहिए। इसमें अलग अलग होता है। तो अब इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ नोट कर लेंगे समभारिक की गुण या विशेषता। इसका समभारिक का गुण या विशेषता जो है निम्न होते हैं। पहला क्या है, इसमें एक ही तत्व के परमाणु नहीं होते हैं। अभी ऊपर जो हम लोग देखे हैं 3 तत्व, या तीनों जो तत्व थे एक ही परमाणु के नहीं थे, वह अलग अलग थे। तो इसमें एक ही तत्व के परमाणु नहीं होते हैं। दूसरा है, इसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होता है। इसमें जो प्रोटॉन की जो संख्या होता है और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है समान नहीं होता, मतलब बराबर नहीं होता है। तीसरा लिखेंगे, इसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है। इसमें जो द्रव्यमान संख्या होता है या परमाणु भार कहा जाता है वह क्या होता है, समान होता है, मतलब बराबर होता है। चौथा है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं होता है। न्यूट्रॉन की जो संख्या भी होगा इसमें से जब घटाएंगे, जैसे 40 में से 18 घटा दे, 40 में से 19 घटा दे, 40 में से 20 घटा दे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकलता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रॉन की जो संख्या है वह बराबर नहीं होगा। जब इसमें से 40 में से जब 18 घटाएंगे तो ये किसकी संख्या निकलेगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ देखा जाएगा तो तीनों में बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होता है। पांचवा क्या है, इसमें रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। अभी इसके पहले समस्थानिक में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण समान नहीं होते। इसमें क्या है, रासायनिक गुण भौतिक गुण दोनों जो है समान नहीं होते हैं। इनका आवर्त सारणी में स्थान समान नहीं होता। इसमें आवर्त सारणी का जो इसमें इनका स्थान होता है वह समान नहीं होता है। तो ये 6 विशेषता आप सभी विद्यार्थियों को बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। समन्यूट्रॉनिक क्या है, बहुत ही आसान है। सम माने बराबर, न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसमें भी जो तत्व होते हैं भिन्न भिन्न अलग अलग इसमें तत्व होते हैं। तो इसका उत्तर होगा विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाती है। मतलब इसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है वह बराबर होता है, समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। जैसे यहाँ कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, तो 14 में से जब 6 घटा देंगे तो 8 होगा, 15 में से 7 घटा देंगे तो 8 होगा, 16 में से 8 घटा देंगे तभी क्या होगा, 8 होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या है, तो 8 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है, मतलब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाता है तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना गया, तो 8 है। तो आप सभी विद्यार्थी से घटा करके देखेंगे तो 14 में से 6 घटेगा तो 8 होता है, 15 में से 7 घटेगा तो 8 होगा, 16 में से 8
घटेगा तो 8 होगा। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान होता है। इसमें जो तत्व होते हैं अलग अलग तत्व होते हैं। अब इसका विशेषता पढ़ेंगे कि सम न्यूट्रॉनी की विशेषताएं क्या है। तो सम न्यूट्रॉनी की विशेषताएं नोट कर लीजिए। सम न्यूट्रॉनी की जो विशेषताएं हैं वह निम्न हैं। पहला विशेषता क्या है, इसमें एक ही तत्व के परमाणु भाग नहीं लेते हैं। इसमें जो तत्व हैं अलग अलग परमाणु के भाग लेते हैं, तो इसमें एक ही तत्व के परमाणु भाग नहीं लिया जाता है। दूसरा जो होता है, इसमें प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होता है। इसमें जो प्रोटॉन की जो संख्या होता है और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है वह बराबर नहीं होता है। इसमें द्रव्यमान संख्या समान नहीं होता। इसमें द्रव्यमान संख्या भी जो होता है वह समान नहीं होता है। द्रव्यमान संख्या का दूसरा नाम परमाणु भार होता है, तो इसमें परमाणु भार भी समान नहीं होता है। चौथा जो है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है। जो न्यूट्रॉन की जो इसमें संख्या होता है वह क्या होता है, बराबर होता है, समान होता है। तो यह 4 विशेषता जो है सम न्यूट्रॉनी का बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है, तो उसमें नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना करना है इस प्रश्न में। तो परमाणु क्रमांक कितना दिया गया है और द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया है, इसे पहले नोट कर लेंगे और उसके बाद से न्यूट्रॉन की संख्या का सूत्र को याद रखेंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या का सूत्र क्या होता है। आपके पिछले वीडियो में बताया जा चुका है सूत्र को। तो अब यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे परमाणु क्रमांक कितना है। तो परमाणु जो क्रमांक दिया गया है क्वेश्चन में, परमाणु क्रमांक कितना है, तो 20 है। तो परमाणु क्रमांक बराबर लिख लेंगे 20। और द्रव्यमान संख्या कितना है, तो द्रव्यमान संख्या जो है 40 है। द्रव्यमान संख्या यहाँ नोट करेंगे और लिखेंगे द्रव्यमान संख्या बराबर क्या है, 40 है। किसकी संख्या पूछा जा रहा है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना करना है। तो यहाँ लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कर लेंगे और यहाँ बराबर करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। मतलब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना करना है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ नोट कर लेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या माइनस, द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होता है, माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या का 2 नाम है, याद रखिएगा, परमाणु भार भी कहते हैं, और परमाणु क्रमांक का 2 नाम है, परमाणु क्रमांक कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं। तो अब यहाँ द्रव्यमान संख्या कितना दिया गया है, तो द्रव्यमान संख्या कितना है, 40 है। तो यहाँ लिखेंगे 40 माइनस हो जाएगा। परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु क्रमांक 20 है। तो 40 में से जब 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यही क्या आ गया, न्यूट्रॉन की संख्या आ गया। कितना आसान है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इसमें आपको याद रखना है फार्मूला, फार्मूला याद है तो आप संख्या निकाल लेंगे। तो अब समझेंगे दूसरा प्रश्न। तो अब दूसरा प्रश्न है 35 BR 80 में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो इसमें प्रोटॉन भी गणना करना है, न्यूट्रॉन भी, द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद से ध्यान देंगे यह जो 35 को क्या कहते हैं और 80 को क्या कहेंगे। तो यह 35 को याद रखिएगा, इसका नाम है प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका 3 नाम होता है, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका 3 नाम आप लोग याद रखिएगा। और ऊपर वाला जो देख रहे हैं इसका 2 नाम होता है, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया है, तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें
क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रोटॉन संख्या बराबर नोट कर लेंगे कितना है तो 35 है, तो प्रोटॉन की संख्या 35 हो गया। तो समझिए एक मान जो है निकल चुका, प्रोटॉन की संख्या में मालूम हो गया 35। अब यहाँ पे जो है न्यूट्रॉन की संख्या भी नहीं गणना करेंगे, अभी द्रव्यमान संख्या पहले नोट कर लेंगे। तो द्रव्यमान संख्या इसमें कितना है, तो द्रव्यमान संख्या इसमें कितना दिया गया है, तो द्रव्यमान संख्या 80 दिया गया है। कितना है, 80 है। तो ये द्रव्यमान संख्या 80 हो गया। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ सूत्र लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होता है वह प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे प्रोटॉनों की संख्या के क्या है, बराबर है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो प्रोटॉन की संख्या जो है 35 है। तो यहाँ पे जो मान निकल गया, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या निकला है कितना आ गया, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 35 होगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कर लेंगे 35। तो यह लाइन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं 35 हैं, प्रोटॉन कितने हैं, तो 35 हैं, द्रव्यमान संख्या कितना है, तो 80 है। तो इसमें कितने मान गणना हो गया, प्रोटॉन क्लियर हो गया, न्यूट्रॉन के भी नहीं निकला है, द्रव्यमान संख्या मालूम हो गया और इलेक्ट्रॉन भी हमें मालूम हो गया। अब किसका मान निकालेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ न्यूट्रॉन की सूत्र लिखेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर सूत्र क्या होता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा देते हैं, परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए या प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या को इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो द्रव्यमान संख्या में से जब प्रोटॉन की संख्या घट जाएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या कितना है, तो द्रव्यमान संख्या जो है 80 है और 80 में से किसको घटा देंगे, 35 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 80 में से जब 35 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 45 जो है किसकी संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है। तो प्रश्न नंबर 2 आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 25 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 20 है तो द्रव्यमान संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिया गया, पूछा जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया पहले इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ परमाणु क्रमांक कितना है पहले नोट कर लेंगे। तो परमाणु क्रमांक जो इसमें दिया गया है कितना है, तो परमाणु क्रमांक बराबर जो है 25 है। और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितना दिया गया है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या दिया गया है वह 20 है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा 20 के बराबर है। और इसमें किसकी संख्या गणना करना है, तो द्रव्यमान संख्या इसमें पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो यहाँ लिख लेंगे द्रव्यमान संख्या बराबर कर लेंगे प्रश्नवाचक। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या कर लेंगे, प्रश्नवाचक। तो यहाँ 2 प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ सूत्र लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर सूत्र होता है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक का नाम तो बताया गया, दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन की संख्या भी कहा जाता है। तो परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यह सूत्र है। दोनों का जो योग हो जाता है वह किसका बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ नोट कर लेंगे। अब यहाँ जो मान दिया गया है, अब मान को इसमें पुट करके जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु क्रमांक जो है 25 है, प्लस हो जाएगा। और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 20 है। 20-25 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 45। यह 45 जो आया है किसका संख्या आ गया, तो द्रव्यमान संख्या का मान आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान संख्या कैसे
गणना किया गया। तो द्रव्यमान संख्या का सूत्र याद रखेंगे कि परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। और यहाँ अगर परमाणु क्रमांक की जगह पर प्रोटॉन की संख्या दिया रहता तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या लिखते सूत्र में। तो 45 आ गया। अब इसमें किसकी गणना करना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या करना है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है यह बराबर होता है परमाणु क्रमांक के। परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना है, तो 25 है। तो 25 जो है किसका माना गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा आप ध्यान देंगे सूत्र पे। सूत्र याद है तो समझिए सवाल आप लगा लेंगे। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21 तथा द्रव्यमान संख्या 45 हो तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 21 दे दिया गया है और द्रव्यमान संख्या 45 दिया गया है और न्यूट्रॉन की संख्या की गणना करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ नोट कर लेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है कितना है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो इसमें संख्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21 है। तो यहाँ नोट कर लेंगे 21 हो गया। और द्रव्यमान संख्या कितना है, तो द्रव्यमान संख्या जो है 45 है। तो यहाँ द्रव्यमान संख्या इक्वल टू लिखेंगे 45। तो यह दो मान जो है इस क्वेश्चन में दिया गया है। और यहाँ पे जो है न्यूट्रॉनों की संख्या की गणना करना है। तो यहाँ लिख लेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या कर लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह कर लेंगे। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है, परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र याद रखेंगे, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक होता है। तो इसमें परमाणु क्रमांक नहीं दिया गया है, तो जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है उसी को परमाणु क्रमांक भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होगा कितने के बराबर होगा। तो परमाणु क्रमांक कितने के बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पहले जो परमाणु क्रमांक की गणना कर लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है 21 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 21 है तो परमाणु क्रमांक भी कितना गया, 21 हो गया। अब यहाँ पे जो है न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र लिखेंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस क्या होगा, यहाँ पर अब लिखेंगे परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं। अगर आप यह मान नहीं निकालना चाहते हैं कि परमाणु क्रमांक न निकालें, तो यहाँ सूत्र में बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मान भी आ जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या का मान कितना था, तो 45 है, माइनस है, और परमाणु क्रमांक कितना है, 21 है। तो अब कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। तो न्यूट्रॉन की संख्या का मान कितना आ गया, 24 हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दिया गया था। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब प्रश्न नंबर 5 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 तथा न्यूट्रॉनों की संख्या 25 है तो द्रव्यमान संख्या की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए, नोट करके इसको हल कीजिए, और हल करने पे जो आंसर आएगा इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे हल करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल्टन का परमाणु मॉडल, जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो याद रखिएगा, परमाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं जॉन डाल्टन थे। किस सन में खोज किए थे, 1808 ईस्वी में परमाणु मॉडल का यह खोज किए थे।
इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे, इनका नियम क्या था। तो पहला नियम था सभी द्रव्य बहुत ही सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। मतलब डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था, इन्होंने बताए थे कि जो सभी द्रव्य जो होते हैं बहुत ही सूक्ष्मतम मतलब छोटे से छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा। यह बात किसने बताए थे, तो डाल्टन ने बताए थे। अब इनका दूसरा नियम क्या था, तो परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। मतलब जो परमाणु जो है अविभाज्य होते हैं और सूक्ष्मतम जो है कण होते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब इसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न इसे बना सकते हैं और न ही इसे क्या कर सकते हैं, नष्ट किया जा सकता है। यह नियम जो है डाल्टन का दूसरा नियम था। तो आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिए, जिससे आपको एक नोट्स भी बनता रहेगा। अब इनका तीसरा नियम क्या है, बहुत आसान है। अगर तीसरा नियम आपको याद हो गया तो तीसरा और चौथा नियम भी आपको याद हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। दिए गए तत्व मतलब जो दिया गया जो तत्व रहता है, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब जो दिए गए तत्व को, जो दिया गया तत्व है, सभी परमाणुओं के जो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। अगर यहीं पर दिए गए तत्वों के जगह पर अगर हम लोग भिन्न भिन्न तत्वों के लिया जाए, मतलब यहाँ पर दिया गया तत्व है और यहाँ पे जो है भिन्न भिन्न जो तत्व है, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न जब लेंगे तो इसका जो रासायनिक गुण भी रहेगा वह क्या होगा, भिन्न भिन्न होते हैं। और जब दिए गए तत्वों के अगर लेंगे तो उसमें गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यह जो चार नियम आपको बताया गया, तो यह चार जो डाल्टन परमाणु मॉडल का नियम है, आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको यह नियम आसान लगेगा और याद भी हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन के जो परमाणु मॉडल था उसमें कमियां क्या थी, जिसके वजह से यह जो मॉडल जो है असफल हो गया। तो डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं या कमियां, मतलब इनके मॉडल में क्या कमियां थी, तो यहाँ नोट करेंगे कि डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं या कमियां निम्न हैं। मतलब इनका जो नियम बना था उसमें जो कमियां थी वह निम्न थी। पहला नियम इनका कमियां क्या थी, गेलुसाक, मतलब गेलुसाक नाम के वैज्ञानिक थे, उनका एक नियम था। तो गेलुसाक के नियम को स्पष्टीकरण नहीं किया। मतलब जो डाल्टन थे वह गेलुसाक का जो नियम था उसका जो है स्पष्टीकरण नहीं किए थे। मतलब अगर आप गेलुसाक का नियम जानना चाहते हैं तो पहला पाठ में बताया गया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उसके नियम को देख सकते हैं। तो डाल्टन का जो मॉडल बना था उसमें क्या था, गेलुसाक का जो नियम था उसमें स्पष्टीकरण नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से क्या हो गए, असफल हो गए। दूसरा इनका क्या कमियां था, इस सिद्धांत से अणु एवं परमाणु का अंतर स्पष्ट नहीं किया। मतलब इस सिद्धांत से जो अणु होते हैं और परमाणु होते हैं उनका जो अंतर जो है स्पष्ट नहीं कर पाए थे, जिसके वजह से यह असफल हो गए। तीसरा क्या कमी था, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में भिन्नता का कारण नहीं समझाया जा सका। मतलब जो अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं में जो भिन्नता का कारण होता है वह नहीं समझाया जा सका। मतलब डाल्टन ने इनके जो परमाणुओं में जो भिन्नता था उनका कारक को नहीं समझा पाए, इसलिए क्या हो गए, असफल हो गए। और चौथा जो इनका जो कमियां था, परमाणुओं के बीच बंधन बल को स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया। मतलब जो परमाणु के बीच में जो बंधन बल होते हैं उसका जो स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाया। तो यह चार कमियां मिलने के वजह से इनका जो परमाणु का मॉडल था वह क्या हो गया, असफल हो गया।
असफल होने के बाद से एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो डाल्टन के परमाणु मॉडल के बाद से हमारा कौन सा मॉडल पढ़ेंगे, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो थॉमसन ने एक मॉडल बनाए थे, वह मॉडल किस पे बनाए थे, तो तरबूज पे बनाए थे। आप सभी विद्यार्थी तरबूज को देखे होंगे और खाए भी होंगे। तरबूज के अंदर जो काले काले बीए होते हैं, वह काले काले बीए ने थॉमसन ने क्या नाम रखे थे, तो इलेक्ट्रॉन नाम रखे थे। और जो लाल रंग के जो गुद्दे होते हैं, उसका नाम प्रोटॉन रखे थे। तो थॉमसन ने एक मॉडल बनाए थे जिसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तो इन्होंने कैसे बनाए, क्या नियम दिए, अब इसके बारे में समझेंगे। सन 1904 ईस्वी में, ध्यान देंगे, सन 1904 ईस्वी में जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना एक मॉडल प्रस्तुत किया। मतलब जो जे थॉमसन थे, सन 1904 ईस्वी में एक परमाणु की संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे नाम क्या था, थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। मतलब जो इनका मॉडल बना था उसका नाम क्या था, थॉमसन का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है और इसे तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तो अब इनके नियम क्या थे, इन्होंने क्या बताए थे कि परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्या बताए थे। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, माने इनके नियम के अनुसार क्या है। तो इन्होंने बताए थे परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार, मतलब एक परमाणु जो है अति सूक्ष्म है, मतलब बहुत छोटा है, गोलाकार है। इसकी आकृति की आकार कितना है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर, मतलब गोलाकार जो है उसकी आकार कितना माने थे, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। विद्युत उदासीन कण है। इन्होंने बताए थे कि परमाणु जो होते हैं वह अति सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत क्या होते हैं, उदासीन कण होते हैं। इसमें धनावेशित कण प्रोटॉन समान रूप से फैले होते हैं। मतलब उसके अंदर जो है धनावेशित कण मतलब प्रोटॉन जो है समान रूप से फैले होते हैं, तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन उसमें इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज के बीज। जैसे तरबूज का जो बीज धंसे रहते हैं, आप सभी विद्यार्थी तरबूज देखे होंगे, खाए भी होंगे। जो काले काले बीज जो धंसे रहते हैं, उस काले काले बीए को रदरफोर्ड ने क्या नाम रखे थे, तो इन्होंने काले काले जो बीए थे उसका नाम जो रखे थे, इलेक्ट्रॉन नाम रखे थे। तो इन्होंने बताए हैं कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसमें इस प्रकार धंसे रहते हैं जैसे तरबूज के बीज। जैसे यहाँ पे एक तरबूज देखेंगे, आकृति जो तरबूज को काटा गया है, बीज का हिस्सा जो कटा हुआ है, और यहाँ पे जो काले काले बीए जो दिखाई दे रहा है, इसका जो नाम रखे थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम रखे थे। क्या नाम रखे थे, इलेक्ट्रॉन नाम रखे थे। जो इसमें जो लाल रंग के जो गुद्दे होते हैं, आप गुद्दे होते हैं, उसका नाम क्या रखे थे, प्रोटॉन नाम रखे थे। तो इन्होंने क्या बताए थे, जो काले रंग के बीए होते हैं वह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इसमें जो संपूर्ण जो है इसके अंदर जो द्रव्यमान निहित है उसको क्या कहे थे, प्रोटॉन कहे थे। तो समझ में आ गया होगा कि काले रंग के जो बीए हैं वह इलेक्ट्रॉन, और जो इसमें गुद्दे हैं उसका क्या नाम है, प्रोटॉन। किसने रखे थे, तो थॉमसन ने रखे थे। इन्होंने क्या बताए थे और जिसकी वजह से क्यों असफल हो गए, अब इनके बारे में समझेंगे। तो ऋण आवेश तथा धनावेश परिमाण में समान होते हैं। अब यहाँ पे कह दिए हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या गलत कह दिए। ऋण आवेश मतलब क्या है, बीज है, जो काले रंग का बिया है वो ऋण आवेश है। और धनावेश का मतलब क्या है, जो लाल रंग का जो गुद्दा है वह परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या ऐसा होता है, आपके पास अगर तरबूज देखे होंगे, खाए होंगे, तो आप बताइए क्या ऋण आवेश धन आवेश बराबर होंगे, मतलब बिया और इसके अंदर का जो गुद्दा है क्या वह बराबर होंगे, ऐसा नहीं होगा। यह असफल, इसीलिए क्या हो गए, यह असफल नियम हो गया, क्योंकि ऋण आवेश और धन आवेश आपस में समान नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बता दिए कि ऋण आवेश तथा धन आवेश परिमाण में समान होते हैं, अतः परमाणु वैद्युत रूप से क्या हैं, उदासीन होते हैं। इस मॉडल को परमाणु का तरबूज मॉडल या
प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। प्लम पुडिंग मतलब एक मिठाई का नाम है। जैसे इसके ऊपर जो है देखेंगे, प्लम पुडिंग मिठाई के ऊपर जैसे खीरे के जो बीए होते हैं उसमें घास दिया जाता है, छोटे छोटे बीए जो होते हैं धसे रहते हैं, तो वह मिठाई होता है, उसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। तो वह तरबूज के जैसे इसमें जैसे बीए लगे हैं तो उसमें भी बीए उसमें धसे रहते हैं बीच बीच में। तो इनका जो मॉडल में कमियां क्या आ गया, इनके मॉडल में यह कमी आ गया कि ऋण आवेश और धन आवेश का परिमाण समान नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या कह दिए थे कि ऋण आवेश धन आवेश परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अब इनके मॉडल में हम लोग कमियां समझेंगे। तो यहाँ नोट कर लेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां। इनका कमियां क्या था, तो यहाँ लिख लेंगे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां जो है निम्न है। पहला बताया गया है कि यह हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। मतलब जो थॉमसन थे वो हाइड्रोजन परमाणु का जो है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम होते हैं, कलर होते हैं, उसका व्याख्या जो है नहीं कर सका। इसलिए थॉमसन मॉडल को क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। तो इनके कमी मिल गया। क्या कमी मिला, तो पहला कमी मिला कि हाइड्रोजन परमाणु के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसका जो है व्याख्या नहीं कर सका और थॉमसन का मॉडल को उन्होंने क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। दूसरा इनकी कमी था कि यह मॉडल परमाणु के उदासीनता का व्याख्या करने में सफल रहा। मतलब इन्होंने जो बताए थे कि परमाणु जो हमारा मॉडल है वैद्युत रूप में वो क्या है, उदासीन होते हैं, यह व्याख्या तो करने में सफल हो गए, परंतु जो है अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग व्याख्या सफलतापूर्वक नहीं कर सका। मतलब जब अल्फा कण का जब प्रकीर्णन हुआ तो उसको सफलतापूर्वक उन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए क्या हो गए, असफल हो गए। थॉमसन के मॉडल की कमियां जो है, दो कमियां जो यहाँ पे बताया गया है। एक कमियां तो आप ऊपर ही देखे हैं कि ऋण आवेश और धन आवेश आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर उस मॉडल के अंतर्गत देखा जाए तो बीज जो है वह क्या था, ऋण आवेश था, और जो इसके अंदर जो गुद्दे थे वह क्या थे, धन आवेश थे। तो ऋण आवेश धन आवेश आपस में तो कभी बराबर हो नहीं सकते हैं। तो ये एक कमियां वो भी मिल सकता है। तो समझ में आ गया होगा आप सभी विद्यार्थी कि थॉमसन का तरबूज मॉडल क्या था, तरबूज के अंदर जो बीए थे उसका क्या नाम था, जो गुद्दे थे उसका क्या नाम था। तो अब इनकी कमियां क्या थी इसके बारे में भी समझ लिए होंगे। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। अब जब यह असफल हो गए, थॉमसन जब असफल हो गए तो उनके बाद से कौन वैज्ञानिक आए, तो उनके बाद से रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया। सोने और चांदी की पतली पन्नी लिया और उस पर अल्फा कणों का बमबारी करके नाभिक का खोज किया। तो कल के वीडियो में तो रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में सोने या चांदी की पतली पन्नी ली है। कौन सी पन्नी, सोने या चांदी की पतली पन्नी पर जब अल्फा कणों का बमबारी किया तो निम्नलिखित निष्कर्ष निकले। तो ये जो चित्र देख रहे हैं ये सोने की पतली पन्नी है। सोने की पतली पन्नी पर जब अल्फा कण का बमबारी किया गया तो यहाँ पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकले। मतलब पहला निष्कर्ष क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, एक एक निष्कर्ष आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। पहले इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपने कॉपी में रफ में इसे पहले चित्र को बना लीजिए। अगर आपको चित्र बना लेंगे तो आपको अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में सोने या चांदी की पतली पन्नी पर इन्होंने अल्फा कणों का बमबारी किया। तो बमबारी जब हुआ तो इसमें निम्नलिखित निष्कर्ष निकले। पहला निष्कर्ष निकला, बहुत से अल्फा किरणें सीधे आर पार निकल गए। देखिए यहाँ से ऊपर जो किरण बना हुआ है सीधे आर पार निकल गए, नीचे भी देखिए और ऊपर भी ध्यान से देखेंगे सीधे आर पार निकल गए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का जो भाग है वह क्या है, खोखला है, खाली है, जिसके वजह से ये किरण जो है सीधे आर पार निकल गई। पहला निष्कर्ष आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि अधिकांश जो अल्फा किरणें गए अपने मार्ग से क्या हो गए, सीधे आर पार निकल गए, जिससे सिद्ध हुआ कि परमाणु का भाग क्या है,
खोखला है। दूसरा निष्कर्ष निकला कि कुछ अल्फा किरणें जो है अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। विक्षेपित मतलब तिरछा हो गई, मतलब यहाँ से आई और यहाँ टकराई, टकरा करके यहाँ से क्या हो गई, तिरछा हो गई, मतलब यहाँ पे इसको जाने नहीं दिया, मतलब इधर जो है आर पार नहीं हुआ, यह विक्षेपित हो गया। यहाँ पर नीचे भी क्रिया यही हुआ, यहाँ से किरण आया, टकराया, टकरा करके विक्षेपित हो गया। तो बहुत से ऐसे अल्फा किरण गए और अपने मार्ग से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, जिससे सिद्ध होता है कि उसके परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म भाग है, जिसकी वजह से जो है इसको जाने नहीं दिया किरण को। और तीसरा जो इसमें पढ़ेंगे निष्कर्ष कि बहुत कम अल्फा किरणें, देखेंगे ध्यान से, एक अल्फा किरण जो जा रहा देख रहे हैं ऐसे आकर के वापस आ गया, मतलब जब किरण गया और टकराया और टकरा करके पुनः क्या हो गया, वो वापस आ गया। तो सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि उसके परमाणु में, उसके केंद्र में संपूर्ण द्रव्यमान है और यह धनावेशित निहित है, जिसके वजह से ये किरण गया और टकराया और इसको टकरा करके क्या हो गया, वापस आ गया, मतलब ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसके वजह से किरण गया और टकरा करके क्या हुआ, वापस आ गया। अब इस शक्तिशाली का नाम क्या है, रदरफोर्ड ने इसका क्या नाम रखे थे? तो अब यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन अपने कॉपी में नोट करते चलिए। अधिकांश अल्फा किरणें सीधे आर पार चली गई, मतलब जो ऊपर बताया गया था और नीचे जो किरण बताया गया था सीधे क्या हुआ था, आर पार चली गई, जिससे सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है, खाली है, जिसके वजह से किरण क्या हुआ, सीधे आर पार निकल गई। तो पहला आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, पहला निष्कर्ष क्या निकला, बहुत से अल्फा किरणें सीधे आर पार निकल गई, जिससे सिद्ध हुआ परमाणु का भाग खोखला है। दूसरा क्या लिखेंगे कि कुछ अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, तिरछा हो गई, विक्षेपित हो गई, जिससे सिद्ध होता है कि उसके परमाणु के केंद्र में एक सूक्ष्म भाग होता है, जो क्या है, धनावेशित तो होता है। तो दूसरा निष्कर्ष भी आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अब हम लोग समझेंगे तीसरा निष्कर्ष क्या है। तो बहुत कम अल्फा किरणें अपने मार्ग से क्या गई, वापस आ गई, जिससे सिद्ध होता है कि वह सूक्ष्म भाग अत्यंत क्या है, दृढ़ होता है, मतलब जो इसके अंदर जो प्लस देखे हैं वह क्या है, बहुत दृढ़ है, दृढ़ मतलब कठोर होता है, जिसमें परमाणु का संपूर्ण जो है द्रव्यमान और धनावेशित निहित होता है, मतलब उसके अंदर जो है परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश क्या है, निहित होता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये तीन निष्कर्ष अच्छे से समझ लिए होंगे। तो यह तीन निष्कर्ष को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या आप इसे अपने कॉपी में लिखते चलिए, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, यह अल्फा प्रकीर्णन अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अब समझेंगे, जब यह अल्फा कणों का जब बमबारी कर लिए तो यह बीच में जो बहुत धनावेशित है, इस धनावेशित को रदरफोर्ड ने क्या नाम रखे, तो इस धनावेशित जो भाग है वो रदरफोर्ड ने इसका नाम नाभिक नाम रखे। तो अब यहाँ हो गया, नाभिक का खोज किसने किए, तो नाभिक का खोज ने रदरफोर्ड ने किए। किस सन में किए, 1911 ईस्वी में किए। तो समझ में आ गया होगा कि नाभिक है और नाभिक के अंदर क्या क्या है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं। तो नाभिक के अंदर याद रखेंगे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों का इसमें, इसके अंदर जो है नाभिक के भीतर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। यह बात किसने बताए थे, तो रदरफोर्ड ने बताए थे। अब इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, तो ये क्या बताए थे, तो इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन क्या बताए कि नाभिक के चारों से वृत्ति कक्षा होता है और इस वृत्ति कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन और नाभिक का खोज कैसे हुआ। अब इसके नीचे लिख लीजिएगा कि इस सूक्ष्म भाग को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिए थे, नाभिक नाम दिया था। और नाभिक के भीतर क्या होते हैं, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, स्थित होते हैं। याद रखिएगा, कंपटीशन में कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नाभिक के भीतर उपस्थित होता है। तो नाभिक के भीतर क्या उपस्थित होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है। नाभिक के चारों ओर से वृत्ति कक्षाएं होती हैं, उस वृत्ति कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यह बात किसने बताए थे, रदरफोर्ड ने बताए थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। उनका मॉडल क्या था, परमाणु मॉडल क्या बनाए थे। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है निम्न है, ध्यान से सुनेंगे, एक एक लाइन को ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे।
परमाणु एक उदासीन गोला है। यह बात किसने बताए थे? थॉमसन भी बताए थे कि परमाणु एक उदासीन गोला है, और रदरफोर्ड ने भी बताए थे कि परमाणु एक क्या है? उदासीन गोला है जो अति सूक्ष्म होता है। तो यह अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा होता है। परमाणु में दो भाग होता है। परमाणु के अंदर कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं। यह बात किसने कहे थे? तो रदरफोर्ड ने कहे थे कि परमाणु में दो भाग होते हैं। पहला उन्होंने बताए थे कि पहला धन आवेशित भाग होता है, मतलब पहला जो है कौन भाग होता है? तो धन आवेशित भाग होता है, और उस धन आवेशित भाग में परमाणु में केंद्र में क्या होते हैं? स्थित होते हैं, जो नाभिक कहलाते हैं। पहला भाग के बारे में इन्होंने क्या बताए थे? तो कहे परमाणु में जो है पहला भाग होता है जो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, और क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। तो इसे पहला जो है आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए। दूसरा भाग उन्होंने क्या बताए थे कि परमाणु का दूसरा भाग नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन सदैव क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सदैव गति करते रहते हैं किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर से वृत्तीय कक्षा होता है, और उस वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इन्होंने किसने बात बताए थे? तो रदरफोर्ड ने बताए थे। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में भी आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिए, जिससे आपको नोट्स भी बनता रहे। अब इन्होंने क्या बताए थे? तीसरा बात क्या बताए थे? तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार के तुलना में बहुत कम होता है। इन्होंने बताए थे जो नाभिक का आकार होता है परमाणु के आकार के तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। अब कितना होता है? तो नाभिक की त्रिज्या क्या होता है? 10 के पावर -12 सेमी, और परमाणु की त्रिज्या क्या होता है? 10 के पावर -8 सेमी होता है। यह कंपटीशन में कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की त्रिज्या याद रखेंगे 10 के पावर -8 सेमी होता है, और नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -12 सेमी होता है। तो समझ में आ गया होगा कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, इन्होंने बताया कि परमाणु एक उदासीन गोला है, अति सूक्ष्म होता है, इसमें दो भाग होते हैं। पहला भाग धनावेशित नाभिक होता है, दूसरा भाग बताए थे कि नाभिक के चारों ओर से वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, उस वृत्तीय कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया रदरफोर्ड जी से, क्या इलेक्ट्रॉन ये 24 घंटा चक्कर लगाते हैं? क्या इनकी ऊर्जा कभी समाप्त होती है कि नहीं होती हैं? रदरफोर्ड से क्वेश्चन किया गया। तो रदरफोर्ड ने क्या जवाब दिए अभी आपको आगे बताया जाएगा। रदरफोर्ड की कमियां निकल गई और उनका मॉडल जो है क्या हो गया? असफल हो गया। उसके बाद से एक और वैज्ञानिक आ गए, उनका क्या नाम था? निल्स बोहर नाम था। तो अब पहले इनकी कमियां के बारे में समझेंगे। तो यहाँ विशेष में कुछ याद रख लीजिए कि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल की तुलना, अब ध्यान दीजिएगा, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल की जो तुलना है वह सौर मंडल से की जाती है। किससे की जाती है? सौर मंडल से की जाती है। जिस प्रकार सौर मंडल में ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, जिस कारण इन्हें ग्रही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल बना था वह किससे तुलना किया गया था? तो सौर मंडल से तुलना किया गया। जैसे ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर से परिक्रमा करते हैं, तो ठीक इसी प्रकार जो है इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें ग्रही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे क्या इन्होंने बताए थे, और इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। अब हम लोग इनकी कमियां समझेंगे। इन्होंने कमियां क्या थी, इन्होंने क्या कमी कर दी जिसकी वजह से यह परमाणु मॉडल जो है असफल हो गया। इनकी कमियां क्या थी, इन्होंने क्या बताए थे? पहले इन्होंने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर से वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं, इन्होंने बताए थे। इनसे क्वेश्चन किया गया क्या इलेक्ट्रॉन जो है 24 घंटा परिक्रमा करते हैं, क्या इनकी ऊर्जा कभी समाप्त हो सकती है? तो इन्होंने क्या जवाब दिए? इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर से वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो इनकी जो दूरी कम होती जाती है, एक और दूरी कम होती जाएंगी, और दूरी कम होती जाएंगी, और दूरी कम होती जाएंगी। एक ऐसा समय आएगा जो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर गिर जाएगा? नाभिक के अंदर गिर जाएगा।
आप सभी विद्यार्थी बताइए, जब ये प्लस है और यह क्या है, माइनस है, क्या प्लस माइनस एक पास रह सकता है? कभी नहीं, असफल असफल हो गए। इसीलिए इन्होंने के नियम क्या हो गया, कमियां मिल गया। इन्होंने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो उनकी जो दूरियां होती रहती हैं, उनकी ऊर्जा होती है, समाप्त होने लगती हैं, माने उनकी ऊर्जा कम होंगी। जब ऊर्जा कम होगी तो दूरी कम होगा, और भी दूरी कम होगा, ऊर्जा और भी खत्म होगा, और भी दूरी कम होगा, और अंत में जो है इलेक्ट्रॉन जो है किस में गिर जाएगा, नाभिक के भीतर गिर जाएगा, जिससे इनकी क्या हो चुका, कमियां पाया गया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ लिखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में कमियां। इनके मॉडल में क्या कमियां थी, तो यहाँ लिख लेंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां जो है निम्न है। पहला, मैक्सवेल, एक मैक्सवेल वैज्ञानिक है, मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अगर अनुसार देखा जाएगा, तो अब यहाँ लिखेंगे मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आवेशित कण घूमते समय चुंबकीय विकिरण के कारण अपनी ऊर्जा का क्या कर लेते हैं, ह्रास करते हैं। मतलब इनकी ऊर्जा जो है कम होती रहती हैं। कब होंगी, कि जब जो है प्रत्येक आवेशित कण जब घूमते समय चुंबकीय विकिरण के कारण क्या होती हैं, अपनी ऊर्जा को क्या कर लेती हैं, ह्रास करती हैं। ऊर्जा में कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी कम होती चली जाएंगी और अंत में यह नाभिक में गिर जाएगा। मतलब इनकी ऊर्जा जब कम होती जाएंगी और इनकी दूरी भी क्या होंगी, तब कम होती जाएंगी। एक ऐसा समय आएगा जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते थे वो किस में गिर जाएंगे, नाभिक में गिर जाएगा। यह मॉडल परमाणु के अस्तित्व को व्याख्या नहीं कर पाया। मतलब इनका जो नियम बने थे असफल हो गए। क्यों असफल हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में गिर गए, नाभिक में गिर गए, जिसके वजह से इनका परमाणु मॉडल क्या हो गया, कमियां हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां क्या थी। अब इनका दूसरा क्या कमी था, कि जब इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते थे और चक्कर लगाते लगाते तो गिर गए, तो पहला कमी था। दूसरा कमी था कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है, कितने स्पीड से जो है चक्कर लगाता है, वह नहीं गणना कर पाए थे। किन्होंने, रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का जो वेग कितना होता है उन्होंने गणना नहीं कर पाए, इसलिए भी क्या हो गए, असफल हो गए। रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम का इन्होंने व्याख्या ही नहीं कर पाए, इसलिए भी असफल हो गए। तो इनमें कमियां 3 पाया गया, जिसके वजह से परमाणु मॉडल क्या हो गया, कमी हो गया, असफल हो गया। इसके बाद से जो है एक और मॉडल बना। तो यहाँ दूसरा आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होता है, रदरफोर्ड ने नहीं ज्ञात कर पाया। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो कितने स्पीड से चक्कर लगाते हैं, वो इन्होंने ज्ञात नहीं कर पाए थे। तीसरा बताए थे इन्होंने, परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या हो गए, असफल रहा, इसलिए क्या हो गया, इनका मॉडल जो है कमी पाया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे इनकी कमियां। अब इनकी कमियां को दूर करने के लिए कौन सा वैज्ञानिक आए थे, तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल का जो कमियां था उनको दूर करने के लिए निल्स बोहर ने आए थे। अब निल्स बोहर का परमाणु मॉडल क्या है और निल्स बोहर के परमाणु मॉडल में क्या कमियां मिला, तो याद रखिएगा कि निल्स बोहर जब परमाणु मॉडल बना लिए तो उनके मॉडल में भी कुछ कमियां मिला। वह कमियां, तो जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में जब कमियां निकल गया तो उनका जो परमाणु था वह असफल हो गया। इसके बाद से कौन से परमाणु आया, तो बोर का परमाणु मॉडल आया। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है, तो सन 1913 ईस्वी में निल्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोषों को दूर करते हुए परमाणु मॉडल बनाया। मतलब बोर का जो परमाणु मॉडल है वह क्या है, निल्स बोर ने जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल में जो कमियां थी उस कमियां को दूर करते हुए एक मॉडल तैयार किए। इस मॉडल को ही क्या कहेंगे, बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। कितना आसान है, किस सन में बनाए थे परमाणु मॉडल, तो 1913 ईस्वी में निल्स बोर ने रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में जो दोष था उस दोष को दूर करते हुए इन्होंने एक परमाणु मॉडल बनाए और जिसे इनका नाम रखा गया बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब बोर ने क्या क्या बात बताए थे,
अब इनके बारे में समझेंगे। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि इस मॉडल के अनुसार, मतलब बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने क्या कहे थे। तो इन्होंने पहला बात बताए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में, ध्यान दीजिएगा, स्थिर कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। बोर ने पहली बात बताए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर जो है स्थिर कक्षाओं में गति करते हैं। यह बात जो है रदरफोर्ड भी बताए थे, मगर यह कहे थे रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और यह क्या कहे हैं कि स्थिर कक्षाओं में, ध्यान देंगे, स्थिर कक्षाओं में गति करते हैं। और रदरफोर्ड ने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे और अंत में जाकर के किस में गिर जाएंगे, नाभिक में गिर जाएंगे। इनका ऊर्जा जो समाप्त होता जाएगा, उनकी दूरी कम होती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाएगा। इसलिए रदरफोर्ड क्या हो गए थे, असफल हो गए थे। अब इस असफल के दोषों को दूर किए किसने, बोर ने किए। तो बोर ने क्या बताए थे कि ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, वो हमेशा चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात किसने बताए थे, नील्स बोहर ने बताए थे कि जो गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। तो यहाँ नोट कर सकते हैं दूसरा पॉइंट, गति करते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। और जबकि रदरफोर्ड ने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होती जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जो किसमें, इलेक्ट्रॉन जो है किसमें गिर जाएंगे, नाभिक में गिर जाएंगे। ये पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे। तो इस दोष को क्या हुआ, दूर कर दिए और दूर करके उन्होंने बताए कि गति करते हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी ऊर्जा का जो है उत्सर्जन नहीं होता है। और इनको तीसरा पॉइंट को ध्यान देंगे कि इन स्थिर कक्षाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। इन्होंने एक सूत्र बनाए थे जिसकी वजह से, इस सूत्र के माध्यम से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और गणना किया जा सकता है। मतलब वृत्तीय पथ की कितनी त्रिज्याएं हैं ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो इन्होंने क्या बताया, इन स्थिर कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वह h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात इन्होंने सूत्र दिए mvr बराबर nh बटा क्या है, 2 पाई है। अब इस सूत्र की सहायता से क्या क्या गणना कर सकते हैं, द्रव्यमान का, वेग का, त्रिज्या का। मतलब mvr मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग, r का मतलब त्रिज्या, गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनका नाम नोट कर लेंगे, जहाँ m का नाम क्या है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, r का नाम क्या है तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, h का क्या नाम है तो प्लांक नियतांक है। तो प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो प्लांक नियतांक का मान नोट कर लेंगे 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। याद रखिएगा, ये सेकेंडियन मतलब क्लास 12 में भी इसका प्रयोग है। एच बराबर क्या मान होता है, 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। एन का नाम क्या है तो मुख्य क्वांटम संख्या है। तो यह जो मान आपको बताया गया, जितना नाम है, इस नाम को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इनके नियम को 2 बार पढ़िए, आपको नियम निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। अब चौथा बात इन्होंने क्या बताए थे, तो इनकी बातों को ध्यान से जब सुनेंगे क्या बताए थे तो इस नियम को, तो आप सभी विद्यार्थी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो चौथा बात बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है, मतलब उच्च से निम्न में जब कूदता है तो ऊर्जा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होता है, और जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है। ये बात किसने बताए थे, तो नील्स बोर ने बताए थे कि जब उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कूदता है इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा उत्सर्जित होता है, और जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा क्या होता है, अवशोषित करता है। तो कितना आसान यह नियम है, बस 2 बार पढ़ लीजिए, आपको यह नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। अब इन्होंने एक सूत्र बनाए, यदि कक्षा की ऊर्जा, अगर पहली कक्षा की ऊर्जा E1 मान लें और दूसरी कक्षा का ऊर्जा E2 मान लें, तो यहाँ E1 और E2 से प्रदर्शित किया जाए तो ऊर्जा स्तर E2 से E1 में जाने में
उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति गामा, इसको गामा कहते हैं, आवृत्ति गामा है तो अब यहाँ पर आवृत्ति अगर गामा है तो सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे डेल ई बराबर होता है E2 माइनस E1 होता है। अब डेल ई का नाम क्या है, तो ऊर्जा में उत्सर्जन है, तो यहाँ पर ऊर्जा में जो उत्सर्जन डेल ई जो लिखा गया इसका सूत्र क्या होता है, तो यह सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे और क्लास 11 में भी पढ़ेंगे फिजिक्स में कि डेल ई बराबर होता है यच गामा। याद रखेंगे यच का नाम प्लांक नियतांक और गामा का नाम क्या है, आवृत्ति है। तो अब यहाँ डेल ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यच गामा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ डेल ई को हटा देंगे, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यच गामा बराबर E2 माइनस E1। यहाँ से इसको नीचे को क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब यहाँ किसको रोक लेंगे, गामा को रोक लेंगे और यच को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो E2 माइनस E1 बट्टा क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। तो यच का क्या नाम है, तो प्लांक नियतांक है। E2 का नाम क्या है, तो दूसरी क्लास की ऊर्जा है। E1 का नाम है पहली क्लास की ऊर्जा है। गामा का नाम क्या है, आवृत्ति है। तो इस समीकरण को बोर का आवृत्ति नियम कहा जाता है। जो यह समीकरण बना है इस समीकरण को क्या कहेंगे, बोर का आवृत्ति नियम कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि यह सूत्र कैसे बना। डेल ई बराबर E2 माइनस E1 होता है और डेल ई के जगह पे यच गामा रखेंगे और गामा बराबर यच को क्या करेंगे, नीचे भेज देंगे। तो इस समीकरण को बोर का आवृत्ति नियम कहा जाता है। अब इनके मॉडल में क्या कमियां मिल गया जिसकी वजह से यह असफल हो गए, तो इनके मॉडल में कमियां क्या थी, तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल में कमियां, इनका मॉडल में कमियां क्या थी। पहला आप ध्यान देंगे कि बोर का परमाणु मॉडल की जो कमियां हैं वो निम्न है। पहला जो इनका कमियां था, इस मॉडल द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या की जा सकती है। मतलब इस मॉडल के द्वारा जो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन के परमाणु के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसका व्याख्या किया जा सकता है। दो जो है इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो है बोर का परमाणु क्या हो गया, असफल हो गया। तो पहला समझ में आ गया होगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम का ही व्याख्या किया जा सकता है। अब इनका दूसरा जो है, इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रम रेखाओं की तीव्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। मतलब जो इसके स्पेक्ट्रम जो रेखाएं होते हैं उसकी तीव्रता के बारे में इन्होंने कोई जब जानकारी नहीं दी, इसलिए इनका जो परमाणु मॉडल था वह क्या हो गया, असफल हो गया। तो दो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनका मॉडल में क्या कमियां थीं। अब तीसरा जो इनका कमियां क्या हैं, तो इस मॉडल द्वारा स्पेक्ट्रम की रेखाओं पर चुंबकीय प्रभाव, इसको कहते हैं जीमेन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब इनके मॉडल द्वारा जो स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होते हैं उनकी चुंबकीय प्रभाव या जीमेन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो समझ में आ गया होगा कि जीमेन प्रभाव की इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए, जिसके वजह से इनका जो मॉडल था वह क्या हो गया, असफल हो गया। तो अब हम लोग समझेंगे जीमेन प्रभाव क्या होता है। जीमान प्रभाव क्या होता है इसके बारे में समझेंगे कि क्या उन्होंने नहीं बता पाए कि जिसके वजह से वह असफल हो गए। तो जीमेन प्रभाव का परिभाषा बहुत ही आसान है। विकिरण उत्सर्जित करता हुआ स्रोत वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जो विकिरण होता है, जो उत्सर्जित करता हुआ जो स्रोत होता है, वह वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो प्रत्येक स्पेक्ट्रम रेखाएं बहुत सी रेखाओं में बट जाती हैं। इस प्रभाव को जीमेन प्रभाव कहा जाता है। कितना आसान है। जो विकिरण उत्सर्जित करता हुआ जो स्रोत होता है वह वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो प्रत्येक स्पेक्ट्रम रेखाएं बहुत से रेखाओं में बट जाती हैं। इस प्रभाव को जीमेन प्रभाव कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी जीमेन प्रभाव की परिभाषा अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, परिभाषा आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, विशेष में इसको याद रखिएगा क्योंकि यह कंपटीशन में बहुत ही आईएमपी माना जाता है।
स्पेक्ट्रम में रेखाओं की अधिकतम संख्या। स्पेक्ट्रम में जो अधिकतम रेखाओं की संख्या का सूत्र क्या होता है, तो n कोष्टक में n-1/2 होता है। तो n का नाम क्या है, उच्च संख्या है। n का नाम क्या है, उच्च संख्या। इसमें है कि जो उच्च संख्या मतलब जैसे मान लीजिए 5 क्लास से पहली क्लास में आते हैं तो उच्च क्लास क्या हुआ, 5 हुआ। 6 क्लास से अगर पहली क्लास में आते हैं तो उच्च क्लास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो n का मान है उच्च क्लास है। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे आपको अच्छे से न्यूमेरिकल क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से पहली कक्षा में कूदता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वह चौथी कक्षा से किस कक्षा में कूदा है, पहली कक्षा में कूदता है। तो इसके स्पेक्ट्रम में कुल रेखाओं की संख्या क्या होगी, मतलब इसमें कुल रेखाओं की संख्या क्या बनती हैं। तो रेखाओं की संख्या, अधिकतम रेखाओं की संख्या का सूत्र आप सभी विद्यार्थी याद रख लिए, n कोष्टक में n-1 बटा क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे अधिकतम संख्या क्या है, किस क्लास से किस क्लास में कूदता है, चौथी क्लास। तो यहाँ पे चौथी क्लास से पहली क्लास में कूदता है। तो यहाँ पर अधिकतम क्या है, चौथी है। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे हल और n बराबर लिखेंगे 4। मतलब जो अधिकतम रहेगा इसी का प्रयोग करते हैं, न्यूनतम संख्या का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो n बराबर 4 हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे स्पेक्ट्रम में रेखाओं की अधिकतम संख्या, सूत्र क्या होता है, तो n कोष्टक में n-1/2। अब n का मान क्या रखेंगे, तो n का मान जो है 4 रख लेंगे, 4 हो जाएगा क्योंकि अधिकतम 4 है। 4 मतलब n के जगह पे 4 रखेंगे तो 4-1/2। अब यहाँ 4 नोट कर लेंगे, 4 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसमें जो स्पेक्ट्रम के अधिकतम संख्या क्या होगा, रेखाओं की संख्या कितना हुआ, तो इसमें स्पेक्ट्रम के अधिकतम रेखाओं की संख्या जो है 6 होगा। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे स्पेक्ट्रम के रेखाओं के अधिकतम संख्या की गणना किया जाता है। और यह जो है कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है आगे चल के, जैसे पॉलिटेक्निक है, एसएससी है, तो आगे चल के जब भी परीक्षा देंगे तो ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो जब फार्मूला नहीं याद रहता है तो आप नहीं लगा सकते हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थी फार्मूला को पहले याद रखिए, उसका फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि घंटी दबाएंगे तभी आपके पास यह मैसेज जाएगा। तो इसमें घंटी को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।